अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियस गर है और आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यू डिस्कशन सेशन जो है वो कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो जिन जिन बच्चों को इस वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई है तो वो जल्द से जल्द इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों तक जो है वो शेयर करें ताकि वो स्टूडेंट भी आज के इस एमसीक्यू डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकें। याद रहे, हमारी पूरी कोशिश है कि रोज़ाना रात 10 बजे हम जो है वो इस तरीके से एमसीक्यू डिस्कशन सेशन कंडक्ट किया करेंगे। ठीक रात 10 बजे हम रोज़ाना इस तरह का एमसीक्यू डिस्कशन सेशन कंडक्ट किया करेंगे। तो उस एमसीक्यू सेशन डिस्कशन में अपनी पार्टिसिपेशन जो है वो लाजमी बनाएं ताकि आप डेली बेसिस पे, कहते हैं ना कतरा कतरा मिलकर दरिया बन जाता है, तो डेली के 20-25 एमसीक्यू की डिस्कशन में अगर आप शामिल होंगे तो अगले साल तक आप हज़ारों एमसीक्यू की जो है वो प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो इस तरीके से वो बच्चे जिनको नोटिफिकेशन मिल गई है जल्द से जल्द इस वीडियो की जो है वो लिंक जो है वो अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस एमसीक्यू डिस्कशन का हिस्सा बन सके। तो आज का पहला एमसीक्यू आपके सामने है, द स्मॉलेस्ट यूनिट that carry out activities of life is। आपके पास चार ऑप्शन है, एन ऑर्गेनिल, अ बैक्टीरियम, सी अ सेल, एन ऑर्गेनिज्म। याद रहे, किसी भी एमसीक्यू को आसान या मुश्किल मत समझिएगा। हर एमसीक्यू जो आपको आता है वो आसान है और हर वो एमसीक्यू जो आपको नहीं आता वो मुश्किल है। ये बात ज़हन नशीन कीजिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी किस्म के होने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर पीएमसी में बहुत से बेसिक एमसीक्यू भी स्टूडेंट से गलत हो जाते हैं जिसकी वजह से उनका मेरिट जो है वो बहुत पीछे चला जाता है। तो हर एमसीक्यू को फाइनल एमसीक्यू समझकर आपने सीखने और समझने की कोशिश करनी है। तो उम्मीद करते हैं कि अब तक आप अपना जो है वो आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो लिख चुके होंगे। द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैरी आउट एक्टिविटीज ऑफ लाइफ इज। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि लाइफ की एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है उसे हम कहते हैं सेल। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर जो है वो सेल है। दूसरा एमसीक्यू के लिए तैयार हो जाए। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हुक, द एम्प्टी स्पेसेस बाउंडेड बाय अ थिक वॉल इज कॉल्ड। रॉबर्ट हुक के मुताबिक जो एम्प्टी स्पेस बाउंडेड बाय अ थिक वॉल के अराउंड जो एम्प्टी स्पेस है उसे रॉबर्ट हुक ने क्या कहा? ऑप्शन ए साइटोसोल, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म एंड ऑप्शन डी न्यूक्लियस। इन चारों में से एक ऑप्शन जो है वो आपने सेलेक्ट करना है और उम्मीद करते हैं आप अपना एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर चुके हैं। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर जो है वो बी है, सेल। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो तीसरा एमसीक्यू है, सेल प्रोड्यूसिंग न्यू सेल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो कौन से सेल हैं जो नए सेल प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वो कौन से सेल हैं जो नए सेल प्रोड्यूस कर सकते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए? आपके पास जो है वो चार ऑप्शन है। ए कोलेरन काइमेटस सेल, बी मेरिस्टेमेटिक सेल, सी पैरेनकाइमेटस सेल एंड डी स्केलेरन काइमेटस। तो चार ऑप्शन आपके सामने है और इसमें से एक ऑप्शन जो है वो आपने सेलेक्ट करना है और उम्मीद करते हैं आप एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर चुके होंगे और वो करेक्ट आंसर है मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल वो होते हैं जो नए सेल जो है वो प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अगला एमसीक्यू आपके सामने है, द आइडिया दैट लिविंग थिंग अराइज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग इज नोन एज। वो आइडिया जिसमें ये माना जाता था कि लिविंग थिंग्स जो है ना वो नॉन लिविंग थिंग्स से स्पॉन्टेनियसली अराइज हो सकते हैं, खुद ब खुद। लिविंग थिंग्स जो है ना वो नॉन लिविंग थिंग्स से स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद अराइज हो सकते हैं। उस आइडिया को क्या कहते हैं? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए जर्म थ्योरी, आपके पास बी ऑप्शन सेल थ्योरी, ऑप्शन सी ए बायोजेनेसिस और ऑप्शन डी बायोजेनेसिस का है। उम्मीद करते हैं आप अपना एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें माना जाता था कि कोई भी लिविंग थिंग है वो स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद जो है वो नॉन लिविंग थिंग से क्या हो सकता है? अराइज हो सकता है। अगला एमसीक्यू आपके पास है, one of the following reported the presence of nucleus in the cell। इनमें से कौन सा साइंसदान है जिसने सबसे पहले रिपोर्ट किया
कि भाई सेल के अंदर न्यूक्लियस नाम की कोई चीज़ भी होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस नाम की भी कोई चीज़ होती है। इनमें से सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया? ऑप्शन ए आपके सामने है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी आपके सामने है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी आपके सामने है थियोडर श्वान और ऑप्शन डी है डी लामार्क। तो आपके पास जो है वो 4 ऑप्शन है, तो इनमें से कौन सा साइंसदान है जिसने सबसे पहले रिपोर्ट किया? तो वो रिपोर्ट करने वाले साइंसदान का नाम उम्मीद है आप सेलेक्ट कर चुके हैं। तो उस रिपोर्ट करने वाले साइंसदान का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। इसका नाम क्या है? रॉबर्ट ब्राउन सबसे पहला साइंसदान है जिसने सबसे पहले रिपोर्ट किया कि भाई सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट जो है आपके सामने MCQ नंबर 6 है, अ सेल कंसिस्ट ऑफ। सेल किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है? अ न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डी ऑल ऑफ दीज। तो आपके पास 4 ऑप्शन है कि सेल किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या ये तमाम चीज़ें जो है वो सेल के अंदर पाई जाती हैं। तो इस MCQ का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो है डी ऑल ऑफ दीज। तमाम चीज़ें जो हैं वो सेल के अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट MCQ इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है, सेल थ्योरी केम आउट एज अ रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग ऑफ। सेल थ्योरी जो थी ना वो किन की वर्किंग की वजह से वजूद में आई, किसका रिजल्ट है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक की वर्किंग की वजह से, ऑप्शन बी थियोडर श्वान एंड शेल्डन, सी लॉरेंस ओकेन एंड डी लामार्क, डी रुडोल्फ विर्को एंड लुइस पैस्चर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपने सेलेक्ट करना है कि वो कौन से 2 साइंसदान हैं जिनके वर्किंग की वजह से सेल थ्योरी वजूद में आई। ऑप्शन ए बी सी डी जल्दी से आपने सेलेक्ट करना है। तो उम्मीद करते हैं आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लिया होगा और वो ऑप्शन है थियोडर श्वान एंड शेल्डन। थियोडर श्वान एंड शेल्डन ये 2 साइंसदान थे जिनकी वर्किंग की वजह से सेल थ्योरी जो है वो वजूद में आई। नेक्स्ट आपके सामने MCQ आपके सामने है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट रेफर टू। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल पर मुश्तमिल है या सेल के प्रोडक्ट पर। रेफर्स टू ये किसकी स्टेटमेंट है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सेल थ्योरी, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कॉक्स पोस्टुलेट और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है थ्योरी ऑफ सेल। तो 4 ऑप्शन है, आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। उम्मीद है आप अपना एक ऑप्शन सेलेक्ट कर चुके होंगे। तो स्टेटमेंट हमारे पास थी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल या सेल के प्रोडक्ट में मुश्तमिल हैं। ये थ्योरी जो है वो किसने पेश की थी? तो ये थ्योरी जो है वो सेल थ्योरी की स्टेटमेंट है और इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन ए है सेल थ्योरी। नेक्स्ट MCQ आपके सामने है, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल जनरलाइजेशन इन बायोलॉजी इज। बायोलॉजी की इनमें से कौन सी थ्योरी है जो बिल्कुल बेसिक बायोलॉजी की एक बुनियादी थ्योरी है वो हमें बतानी है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सेल थ्योरी, बी में कहा जा रहा है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, सी में कहा जा रहा है कॉक्स पोस्टुलेट और डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दीज। तो आपने इनमें से एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है कि वो कौन सी बेसिक जो मोस्ट फंडामेंटल बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो सबसे मोस्ट फंडामेंटल जनरलाइजेशन बायोलॉजी में कौन सी है। तो उम्मीद करते हैं आप अपना एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन ए सेल थ्योरी। सेल थ्योरी बिल्कुल बेसिक है कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक बुनियादी पॉइंट जो है जनरलाइजेशन जो है वो सेल थ्योरी में पेश किया गया। नेक्स्ट MCQ आपके सामने है, न्यू सेल्स अराइज ओनली बाय द डिवीजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लिविंग सेल वाज प्रपोज्ड बाय। न्यू सेल अराइज ओनली बाय द डिवीजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लिविंग सेल। भाई नए सेल जो है वो पहले से मौजूद सेल से ही बन सकते हैं, बेजान चीज़ों से नॉन लिविंग थिंग से नहीं बन सकते। ये स्टेटमेंट ये थ्योरी किसने पेश की? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है डी लामार्क, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है रुडोल्फ विर्को, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है लुइस पैस्चर, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है वेस्टमैन।
तो ये थ्योरी किसने पेश की कि भाई लिविंग सेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ पहले से मौजूद लिविंग सेल से ही बन सकते हैं। तो इस थ्योरी को पेश करने वाले साइंसदान का हमें नाम बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उम्मीद करते हैं आप अपना एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर चुके होंगे। तो याद रहे उस साइंसदान का नाम है रुडोल्फ विर्को। उस साइंसदान का नाम क्या है? रुडोल्फ विर्को जो है वो उस साइंसदान का नाम है। नेक्स्ट हमारे पास है द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म क्या है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है साइटोस्केलेटन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है साइटोसोल, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है सेल ऑर्गेनेल्स और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ऑल ऑफ दीज। तो ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, साइटोस्केलेटन, साइटोसोल, सेल ऑर्गेनेल या ऑल ऑफ दीज। तो उम्मीद करते हैं आप अपना एक ऑप्शन जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख चुके होंगे और इसका आंसर है बी साइटोसोल। तो ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो है साइटोसोल। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट एमसीक्यू है द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इन अ टिपिकल लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप। टिपिकल लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप में जो लेबोरेटरी के अंदर जो माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होता है उसमें सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन के तौर पर, रोशनी के तौर पर, चमक के तौर पर किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है विजिबल लाइट, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है बीम ऑफ फोटोन, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है बीम ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट। तो आपने जो है इसमें से एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो उम्मीद करते हैं आप अपना एक ऑप्शन जो है वो मार्क कर चुके होंगे। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर जो है वो है विजिबल लाइट। इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? विजिबल लाइट इज द करेक्ट आंसर। आम जो लेबोरेटरी में जो माइक्रोस्कोप होता है वो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन के तौर पर इस्तेमाल होता है वो है विजिबल लाइट। आम विजिबल लाइट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ड्यू टू। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो किस वजह से होता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है थर्मल डिफ्यूजन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है फ्रेगोसाइटोसिस, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है एटीपीएस पंप। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसकी वजह से होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है और इनमें से एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो उम्मीद है आपको मालूम होगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और एनर्जी जो रिक्वायर्ड है तो उसके लिए हमारे पास किस चीज़ का इस्तेमाल होगा? एटीपी का इस्तेमाल होगा। एटीपी जो है वो ब्रेक होगी, एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या है? एटीपीएस पंप। क्या है इसका करेक्ट आंसर? है एटीपीएस पंप इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। द प्रोसेस बाय विच वेरियस कंपोनेंट ऑफ सेल इंक्लूडिंग इट्स ऑर्गेनेल कैन बी आइसोलेटेड इज कॉल्ड। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें सेल के जो मुख्तलिफ ऑर्गेनेल हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, स्पेशली इसके ऑर्गेनेल को अलग कर सकते हैं, वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सेल फ्रैक्शनिंग, बी में कहा जा रहा है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, सी में कहा जा रहा है होमोजेनाइजेशन, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को जो है वो अलग किया जाता है? सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो है वो अलग किया जाता है, स्पेशली इसके ऑर्गेनेल्स को भी जो है वो अलग किया जाता है। तो उस प्रोसेस का हमें नाम बताना है। तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सेल फ्रैक्शनिंग, बी में कहा जा रहा है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, होमोजेनाइजेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है सेल फ्रैक्शनिंग। सेल फ्रैक्शनेशन के ज़रिए हम सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को जो है वो अलग करते हैं। तो आज की रेस्पॉन्स को देखते हुए अगर आज की पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रही, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने अगर पार्टिसिपेट किया तो इंशाल्लाह हम डेली जो है वो लाइव आकर हम आपको तकरीबन 15 से 20 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाएंगे। तो पूरे साल में अगर आप देखें तो हज़ारों एमसीक्यू की तैयारी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।